दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील पाल और आप देख रहे हैं आरयूपी न्यूज। दोस्तों मैं इस समय उपस्थित हूं लखनऊ में। हमारे साथ उपस्थित हैं आज के मेहमान माननीय ब्रिज किशोर पाल जी, जो कि एक कोचिंग संचालक हैं। तो सबसे पहले बड़े भैया ब्रिज किशोर जी, आपका आरयूपी न्यूज में हार्दिक स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने इस चैनल पे मुझे मौका दिया बोलने का। और बताइए क्या आप जानना चाहिए। भैया, आप कोचिंग सेंटर चलाते हैं या कोचिंग सेंटर, सबसे पहले तो आप अपना नाम और आपका कोचिंग सेंटर का पता एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम ब्रिज किशोर पाल है। मेरा कोचिंग सेंटर ये आदर्श नगर कमता चिन्हट एरिया में लगता है, जहाँ पे एम्पावर कोचिंग सेंटर के नाम से मैं अपना कोचिंग अभी स्टार्ट किया हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली में था। तो दिल्ली में पार्टनरशिप में हमारी कोचिंग थी, जो कि कोरोना में बंद हो गई। फिर मैं दूसरे कोचिंगों में मैंने पढ़ाया और बट सेटिस्फैक्शन नहीं था। फिर से ये था कि भी अपना डालना है, बट वहाँ पे अपना इतने रिसोर्सेज नहीं थे, रेंट इतना ज़्यादा था। पर यहाँ पे अपना चूँकि मकान है, अपना स्पेस है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अभी मैं लखनऊ में रहकर अपना जो है खुद का स्टार्ट करूँगा। तो आप कोचिंग सेंटर कब से चला रहे हैं? लखनऊ में तो अभी मैंने शुरुआत तो मैं बेसिकली जब मैं 8th में पढ़ता था, 9th में मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। तो चूँकि मेरे पापा नगर निगम में 4th क्लास एम्प्लॉय थे, तो एक्सपेंडिचर, हमारी पढ़ाई का एक्सपेंडिचर निकलना बड़ा मुश्किल होता था। अब साइंस लिया था तो बिना ट्यूशन बिना कोचिंग के हो नहीं पाता है। और पिताजी इतना सक्षम नहीं थे कि हमारी कोचिंग की फीस दे पाते। तो उसी समय मोहल्ले के जो छोटे बच्चे थे, 2-3 के जो बच्चे थे, तो उनको मैं 10 रुपये पर मंथ पे मैंने स्टार्ट किया था। तो 4-5 बच्चों का ग्रुप बन के 2-3 ग्रुप बन गया, तो मेरे अपना 100-150 रुपये अपना मिलने लगे। तो उससे जो हमारी ट्यूशन की फीस, स्कूल की फीस प्लस जो कापी किताबों के लिए खर्चा है, वो निकलने लगा। मतलब शुरुआती दौर अपना खर्चा निकालने के लिए, हाँ, अपना खर्चा निकालने के लिए मैंने स्टार्ट किया। जी। तो उस समय 10 रुपए से कोचिंग सेंटर चालू किया था। 10 रुपए प्रति बच्चे का लेते, प्रति बच्चे को ट्यूशन पढ़ाते थे 10 रुपये से। आज कितना रुपया लेते हैं? देखिए, हमारा दिल्ली में तो बहुत हाई रेट था। वहाँ पे तो 800 रुपये पर घंटे के हिसाब से जो होम ट्यूशन वगैरह होते हैं। और यह जो कोचिंग क्लासेस जो हमारी पार्टनरशिप में जो थी, वहाँ पे तो फिर इनकम हमारा 4 लोगों के पार्टनरशिप में था, तो इनकम उस हिसाब से शेयर होता था। तो वहाँ तो आग का कोई मतलब ही नहीं था। बाद में फिर जब हमने दूसरे की कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया, तो वहाँ पे भी 800 रुपये घंटे से मैं नीचे नहीं पढ़ता था। और जब स्टार्ट में दिल्ली में मैं गया था 2003 में, उससे पहले तो लखनऊ में ही मैंने पढ़ाया है, CMS के बच्चों को, जयपुरिया के बच्चों को, लॉमाटीनर के बच्चों को। तो इधर कोचिंग मतलब कितने नहीं, कौन सी क्लास तक पढ़ाते हैं इधर लखनऊ में अभी? हाँ, वर्तमान में तो मैं मैथ साइंस 9th-10th को कराता हूँ, और केमिस्ट्री हमारा मेन सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री 11th-12th नीट JEE तक के बच्चों को भी कराता हूँ। मतलब बेसिक के साथ साथ तैयारी भी कराते हैं? मैं बेसिक से तैयारी कराता हूँ। और नीट और JEE के लिए अगर बेस नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है निकलना। नीट और JEE आज के टाइम में इतना। अच्छा, ये चीज़ बताइए, आप कर रहे हैं नीट और JEE, जो हमारे समाज से, आप एक पाल समाज से बिलोंग करते हैं, जो हमारे समाज में जो बच्चे हैं, जो बच्चे आज 8 और 9th में पढ़ रहे हैं, अगर वो डॉक्टर इंजीनियर का सपना लेके तैयारी कर, तो उनको किस प्रकार से तैयारी करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, उनको कितना समय, कैसे क्या सिस्टम है, थोड़ा नियम बताइए। देखिए, आज मैं डिमोरलाइज तो नहीं करना चाहूँगा जी,
पर जैसे गांव के बच्चे भी सपने देखते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। जी पर डॉक्टर में जो 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 गांव में जो एजुकेशन लेवल है जी वो बिल्कुल उस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। जी जिस स्तर की पढ़ाई गांव पे हो रही है, नहीं नहीं, अब तो बढ़िया बढ़िया इंग्लिश मीडियम और अच्छे अच्छे स्कूल खुल गए हैं गांव में भी। और इधर कुछ दिनों से तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन नाम तो ज़्यादा है बट उस लेवल की पढ़ाई नहीं है जी वहाँ। तो छोड़ दीजिए, अगर सिर्फ स्कूल के बल पे जी अब बड़े बड़े जो शहरों के बच्चे हैं, जी बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे जो हैं, जी ठीक है, अगर सिर्फ स्कूल के बल पे आप कहें कि वो जो है नीट और जेई निकाल लें तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते बट हाँ बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है, बहुत डेडिकेटेड बच्चा है, कर सकता है ऐसा अगर नहीं है। अगर स्कूल से करना चाह रहा है, सिर्फ स्कूल से पढ़ के, तो उसको कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी और कोचिंग किस विषय की लेनी पड़ेगी? ये देखिए, ऐसा कुछ फिक्स इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हर बच्चे का जो आईक्यू लेवल है जी वो डिफरेंट होता है। जी ठीक है, जो लर्निंग पावर है वो हर एक की सेम नहीं होती है। जी तो यहाँ पर कोई पैमाना नहीं लगा सकते कि भाई इतने घंटे पढ़ेगा तो वो निकल ही जाएगा। जी वो डिपेंड करता है कि उसका आईक्यू लेवल क्या है और उसका बेस क्या है, कितना अच्छा है। ठीक है ना, तो अगर बेस स्ट्रांग नहीं है, मैं एक छोटी सी कहानी अपनी बताता हूँ। मैं एक हिंदी मीडियम स्कूल से 12th किया था मैंने, क्वींस कॉलेज से जी और कंपटीशन में एंट्रेंस में मैं निकाल लिया, एंट्रेंस निकाल के मुझे क्रिश्चियन कॉलेज में एडमिशन मिल गया। दूसरे बच्चे वहाँ पे शुरू से तो मैं जिस भी स्कूल में रहा टॉप 3-4 में मेरी पोजीशन होती थी। क्रिश्चियन कॉलेज में जब मैं पहुंचा तो अपने आप को बिल्कुल बैक बेंचर पा रहा था, ऐसा लग रहा था मैं तो कुछ हूँ ही नहीं। मैंने मेहनत शुरू किया, काफ़ी मेहनत करना शुरू किया वहाँ पे और लैब में, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम देता था। मेरे जो पार्टनर था, लैब पार्टनर जो मेरा था, तो वो कभी आया ही नहीं साल भर, और मैं डेली जाकर के मतलब जो रिक्वेस्ट करके, जो वहाँ का लैब असिस्टेंट था उससे रिक्वेस्ट करके एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल करता था। जब रिजल्ट आया तो हमारे मार्क्स जो है 27 थे आउट ऑफ 30, और जो बच्चा कभी आया ही नहीं था, कभी प्रैक्टिकल किया ही नहीं था, उसके मार्क्स आए 30। मैं तो हंस रहा था जब वो आया लास्ट मोमेंट पे, जो है जिस दिन एग्जाम था उस दिन आया, मुझसे पूछा भाई क्या क्या सर ने क्या दिया है, मतलब क्या क्या कराया है, मतलब सॉरी मतलब 2-3 दिन पहले मुझसे मिला था और मुझसे पूछा क्या क्या कराया है सर ने। मैंने उसको बता तो दिया लेकिन मैं हंस रहा था कि देखो साल भर तो कुछ किया नहीं, आज आके पूछ रहे क्या क्या बताया कराया है, ये क्या क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा, कैसे करेगा। तो फिर जिस दिन प्रैक्टिकल था उस दिन आया और हमसे पहले उसने सब कर करा के वो जमा कर दिया। तो मुझे समझ नहीं आया कैसे हुआ। खैर जब रिजल्ट आया तो मार्क्स जब मैंने कंपेयर किया तो मेरे 27 थे, उसके आउट ऑफ मतलब 30 आउट ऑफ 30 थे। पर मुझे ये पता था, पहले तो मुझे लगा भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, साथ पार्शियलिटी हुई है। फिर मैंने देखा यार क्रिश्चियन कॉलेज में तो ऐसा कुछ चलता नहीं है, सोर्स कॉलेज, और क्रिश्चियंस तो मतलब बिल्कुल वहाँ पे क्रिश्चियन टीचर थे, उसमें बहुत ही मतलब एक कोई सोर्स चलता ही नहीं था। ठीक है ना, जो टीचर जो थे वहाँ के बिल्कुल सोर्स था ही नहीं। तो मुझे लगा नहीं यार कुछ तो है, कैसे इसने कर लिया। तो मैंने कहा चलो इसी से पूछते हैं। मैंने कहा भाई ये बताओ, तुम साल भर तो आया नहीं, कभी प्रैक्टिकल अटेंड नहीं किया, तुम्हें कैसे इतने मार्क्स मिल गए और कैसे तुमने जो हमसे पहले करके जमा कर दिया। बोले ऐसा है, जो यहाँ पे आप कर रहे हो ना, ये हमारे आर्मी स्कूल में 12th में ही कराया जा चुका है और हमने 12th में ही सारी प्रैक्टिस की थी। तो बेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, हमने वहाँ पे हमें क्या, जबकि हमारे 11th-12th में जो जिस कॉलेज में था, हम लोगों ने कभी टेस्ट जो है वहाँ पे दे देते थे,
और केमिकल्स रखे होते थे, कोई समझाने वाला, कोई ढंग से बताने वाला नहीं, हम लोग को समझ ही नहीं आता था करना क्या है। तो हमारे वहाँ पे स्टार्ट हुई वेस्टर्न कॉलेज में जाकर के स्टार्टिंग थी प्रैक्टिकल की, कैसे होता है, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, जबकि वो 11th नहीं कर चुका था। तो वही चीज थोड़ा सा विस्तार से अपने समाज के जो गरीब मिडिल क्लास के तबके के लोग हैं, जो बच्चे, क्योंकि वो शहर में भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक माँ बाप का सपना होता है, हर एक पढ़ने वाले स्टूडेंट का सपना होता है, जो गरीबी में भी अपना एक बड़ा सपना देखा करता है कि हमें डॉक्टर, हमें इंजीनियर बनना है। गवर्नमेंट कॉलेज से अगर हम एंट्रेंस से निकाल देंगे तो हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो माँ बाप का भी सपना होता है कि मेरा बच्चा अगर गवर्नमेंट कॉलेज का एंट्रेंस से निकाल देगा तो गवर्नमेंट कॉलेज में फीस थोड़ा कम लगेगी। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या संदेशा देने चाहते हैं? गांव के जो बच्चे गांव देहात में हैं वो किस प्रकार से अपनी तैयारी करें? फिर से मैं कहूँगा थोड़ा बैकग्राउंड का बहुत इम्पोर्टेंस है। देखिए, मैं हर बच्चे को यही सजेस्ट करूँगा, उनके पेरेंट्स को, कि वो अच्छी तरह से समझ लें कि कितना एक्सपेंडिचर आएगा, कितना खर्चा आएगा पढ़ाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए। कहीं हमारे जैसा ना हो, जो तकलीफ मैंने झेली है, मैं नहीं चाहता हूँ किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसा हो। मैंने कोचिंग किया और उस समय CPMT होता था, तो मेरे मार्क्स उतने आ गए थे जितना कट आउट लिस्ट में था। मुझे काउंसलिंग के लिए जाना था, उसमें झांसी जाना था मुझे काउंसलिंग के लिए, पता करने के लिए कि मेरा किस में होगा, BHMS में होगा या जो काउंसलिंग होती है, और या फिर हमारा MBBS मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता था झांसी जैसे विदेश में हो, मुझे पता ही नहीं था झांसी के लिए कितना खर्चा लगेगा। तो एक हमारे जानने वाले इंजीनियर साहब थे, उनके बेटे, उनसे मैंने पूछा कि भाई ऐसा है कि मुझे मेरा नीट में सिलेक्शन तो हो गया, CPMT में सिलेक्शन हो गया है और झांसी काउंसलिंग के लिए जाना है। तो उन्होंने कहा भी तुम्हारा सिलेक्शन तो हो गया है, लेकिन ये बताओ तुम्हारे पापा अफोर्ड कर पाएंगे? तो क्योंकि उसमें तो कम से कम आपको एक साल का जो एक्सपेंडिचर है वो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये एक साल का चाहिए, और 5 सालों तक तो आपको 4-5 सालों के लिए चाहिए, लाख से लाख रुपए लगेंगे। तो उस समय तो कंडीशन ये थी कि अगर हम गांव की सारी प्रॉपर्टी बेच भी देते पापा हमारे, तो भी 10-15 हज़ार रुपये मिलने वाले थे। फिर मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं जाऊंगा भी तो फायदा क्या है। तो मैंने फिर ड्रॉप कर दिया प्लान, और फिर अपना ग्रेजुएशन के लिए मैंने क्रिश्चियन कॉलेज में एंट्रेंस दिया, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन हुआ और मैंने BSc किया, फिर MSc किया, देन आई बिकम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। बट चूँकि मेरा सेटिस्फैक्शन नहीं था, मतलब MR में थोड़ा सा कुछ ईगो प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब मैं 11th 12th और BSc कर रहा था तो उस समय मैंने CMS, जयपुरिया, लैरोटे जैसे बच्चों को पढ़ाता था जिनके पेरेंट्स IAS PCS होते थे। जब मैं उनके घर पे जाता था तो अरे मास्टर जी आइए, नमस्कार, कैसे हैं? तो बड़ा रिस्पेक्ट फील होता था कि यार एक IAS हो करके और मुझसे पहले मुझे रिस्पेक्ट दे रहे हैं कि अरे मास्टर जी आइए, कैसे हैं? और जब मैं रिप्रेजेंटेटिव बना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, नो डाउट पैसा था, लेकिन रिस्पेक्ट नहीं थी और एक ईगो प्रॉब्लम होती थी। डॉक्टर क्या बैग लेके गए, वेट कर रहे हैं, डॉक्टर निकला, बोला अरे सॉरी आई एम सो टायर्ड, आई कांट मीट यू टुडे। हम लोग फिर अपना बैग उठा के चले आते थे, तो बड़ा फील होता था यार क्या लाइफ है, क्या रिस्पेक्ट है, कितनी रिस्पेक्ट मिलती थी वहाँ पे। मैंने शायद आप जानते होंगे मालिनी अवस्थी, AK अवस्थी, जो बीजेपी के बहुत आई थिंक बहुत हाई पोस्ट पे बीजेपी में, और मालिनी अवस्थी जो फोक सिंगर है, मैंने उनके बच्चों को पढ़ाया है। कुहू कान्हा, बेटी का नाम कुहू था, बेटा उनका कान्हा नाम था। और जब मैं वहाँ जाता था तो मालिनी अवस्थी
मैडम जो थी वो खुद वो हम लोग के लिए चाय नाश्ता लेके आती थी, जबकि सर्वेंट थे, बट उनके घर का एक संस्कार था मे बी, तो बड़ा अच्छा लगता था कि यार इस हाई पोस्ट पे होकर के और फिर हमें इतनी इज्जत मिल रही है। तो फिर से मैं अपना जॉब छोड़ करके वापस टीचिंग प्रोफेशन में आया और कुछ स्कूल में शुरू में यहाँ पे लखनऊ में मैंने पढ़ाया, फिर बाद में हम दिल्ली चले गए, एक हमारे फ्रेंड का कोचिंग था वहाँ पर, उसने इनवाइट किया। पहले वो भी लखनऊ में पढ़ाते थे, फिर लखनऊ से वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे, उनके अंकल का मकान था उसी में उन्होंने कोचिंग डाली थी। फिर हमें बुलाया, हम गए तो वहाँ पे बहुत अच्छी इनकम हो गई और फिर बाद में जो है 3-4 लोगों का ग्रुप बन करके फिर अलग एक जगह हमने अपनी खुद की कोचिंग स्टार्ट की, तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा। अनफॉर्चुनेटली जीएसटी नोटबंदी में काफ़ी कुछ लॉस हुआ, फिर कोरोना में तो बिल्कुल ही वाइप आउट हो गया और फिर वापस मैंने आपको बताया कि अभी मैंने लखनऊ में आके डाला है और इस कोचिंग को मुझे अच्छे तरीके से डेवलप करना है। अब जैसा आपने बताया कि नीट की तैयारी कैसे की जाए, नहीं, थोड़ा सा सुझाव बच्चों के लिए, थोड़ा सा शार्ट में, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, शार्ट में थोड़ा सा सुझाव किस प्रकार से तैयारी करें। देखिए बच्चों के लिए फिर से वही चीज़ हो गई कि एक रूल अप्लाई नहीं होता है, वो देखना पड़ेगा बच्चे का लेवल क्या है, ठीक है ना। अगर बच्चा एक ठीक ठाक सिटी स्कूल से है, ठीक है, तो मैं वहाँ पे जिन बच्चों को पढ़ाता था तो उनके पेरेंट्स क्या करते थे कि जैसे 9th किया बच्चे ने और जो समर वेकेशन होता था, ठीक है, उसमें चूंकि क्या होता है कि जो चीज़ें 9th में हैं उसी को एलोबरेट करके 11th में दिया है, तो 9th करा के समर वेकेशन में जो 11th का बेसिक चीज़ें होती थी कोशिश करता था कि मैं 11th का वो सारी चीज़ें कवर अप करा दूँ। इसी तरह 10th करने के बाद जो समर वेकेशन है वो 12th वाला पोर्शन में कवर अप कराता था। उन बच्चों को जब 11th 12th में कराता था तो उस समय सिर्फ कॉम्पिटिशन लेवल की चीज़ें कराता था। ऐसे बच्चों को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उनका बेस उस लायक होना चाहिए कि हम 9th कराने के बाद और 11th की चीज़ें उनको जब हम समझाएं तो वो समझ सकें, ठीक है ना। जिसको पता चला कि ABCD ही नहीं पता है और हम उसको कॉम्पिटिशन लेवल की चीज़ें कराना शुरू करेंगे तो वो तो कभी समझ ही नहीं पाएंगे ना, तो बड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है ऐसे केस में। तो थोड़ा सा उनका बेस होना चाहिए और बेस उनका क्या है उसको देख के हमें कराना पड़ता है, ठीक है, किस स्तर पे हैं। तो अलग अलग बच्चे के लिए हमें अलग अलग स्ट्रेटजी अपनानी पड़ती है, ऐसा नहीं कि एक ही स्ट्रेटजी, एक पैजामा सबको फिट नहीं होने वाला है ना। तो वहाँ पे हमें देखना पड़ता है कि ऑलरेडी उसका स्तर क्या है, किस लेवल की उसकी स्टडी है और फिर हमें उसी हिसाब से उसको आगे जो है ना लेके चलना पड़ता है, कराना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने जो अपनी कोचिंग डाली है मैं फिर से अभी 9th अभी क्या था दिल्ली में। अच्छा, आप बार बार करें, आप अपनी कोचिंग डाले हैं, आपकी कोचिंग जो आप कोचिंग डाले हैं इसमें आप के कोचिंग में जैसे समाज के लोग आ रहे हैं, जो आप जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज के लोग आए तो उनके लिए क्या कुछ। चलिए बहुत अच्छी बात कही आपने। देखिए ऐसा है कि जब मैं दिल्ली में था तो वहाँ पे तो सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा था। थोड़ा शार्ट में बताइए सर। हाँ बिल्कुल, पैसे के पीछे भागता रहा। खैर ऊपर वाले की दुआ से मैंने बनाया अभी और ऐसा नहीं है, लेकिन अभी जब मैं लखनऊ आया हूँ तो फिर वापस अपने लोगों के बीच में और अपने पाल समाज से मैं जुड़ा हूँ। जिस समय अखिल भारतीय पाल महासभा में मुझे संगठन सचिव का दायित्व भी दिया गया है, तो मुझे अपने समाज से लगाव है और मैंने जो झेला कि CPMT निकालने के बाद भी डॉक्टर नहीं बन पाया, या मेरी जो पढ़ाई जो है बहुत मुझे मेहनत करना पड़ा, तो मुझे एक इंटेंशन मेरा है कि भाई अपने पाल समाज के लोगों को अगर मैं कुछ कर सकता हूँ, उन्हें आगे बढ़ा सकता हूँ तो मुझे करना चाहिए। अभी जैसे मैंने संडे का पूरा टाइम समाज के लिए डिवोट कर रखा है। मैं संडे अपनी कोई क्लास नहीं लेता हूँ, सारा समय अखिल भारतीय पाल महासभा के साथ समाज में जाके लोगों से मिलना और भी हमारे कई
प्रोग्राम है, देखते हैं कि हमारे अखिल भारतीय पालमा सभा हमें कितना सपोर्ट करती है इस चीज़ को रन करने में। खैर वहाँ जो होगा सो होगा। पर्सनली मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी कोचिंग में, अभी मैं बहुत जल्द पूरा ऑनलाइन सेटअप कर रहा हूँ, स्टूडियो सेटअप कर रहा हूँ ऑनलाइन क्लासेस के लिए, और उसमें मैं अपने पाल समाज के बच्चों को मिनिमम चार्जेस पे जितना मैक्सिमम दे सकता हूँ मैं उसके लिए कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको आरओपी न्यूज में समय देने के लिए। और जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए कुछ कह कर जाइए, आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहूँगा, जैसा मैं अक्सर कर नेताओं से सुनता हूँ कि शिक्षा सफलता की कुंजी है। मुझे भी ऐसा फील होता है कि शिक्षा सफलता की कुंजी है। वरना मैं एक 4th क्लास पर्सन का बेटा हूँ। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इस लेवल तक पहुँच सकूँगा। पापा इसलिए लेकर के आए थे गांव में कि मुझे चिट्ठी चपाती लिखना, गांव से लेकर के आए थे कि मुझे चिट्ठी चपाती लिखना आ जाए। एकाएक मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ पढ़ाई में और मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। फिर मेरा एम बन गया कि नहीं, मुझे डॉक्टर बनना है। इकोनॉमिकल प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं पहुंच पाया, बट मैंने बीएससी एमएससी किया। जो एक पेरेंट्स जिसके इलिटरेट हों, कभी उन्होंने स्कूल ना देखा हो, उन्हें साइन करना ना आता हो, उनका बेटा हो करके मैंने एमएससी किया केमिस्ट्री में। मेरा स्पेशलाइजेशन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है। और इतनी खुशी होती है कि आज आईएसपीसीएस रैंक के बच्चों, आईएसपीसीएस की पोस्ट पे काम करने वाले लोगों के बच्चों को मैंने पढ़ाया। उनसे मुझे रिस्पेक्ट मिलता है, समाज में मुझे रिस्पेक्ट मिलता है। तो ये चीज़ एक सत्यता है कि शिक्षा समाज सफलता की कुंजी है। इस मतलब आपका कहने का मतलब कि सभी गार्जियन अपने बच्चों को, समाज के जितने भी माँ बाप हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों को उचित शिक्षा, अच्छी शिक्षा दीजिए, जिससे बच्चे आगे चलकर समाज और माँ बाप का नाम रोशन करें। समय देने के लिए आरओपी न्यूज पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद।